उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 वर्षों के अपने कार्यकाल में कई बड़े निर्णय लिए हैं। लिहाजा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विकास कार्यों के लिए उन्हें धाकड़ धामी कहते हैं। लेकिन शनिवार को हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें धुरंधर कहने को कहा। शाम के बज चुके 8 और आप देख रहे हैं HNN 24/7 का खास डिबेट शो क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। 7 मार्च को अमित शाह ने गढ़वाल के हरिद्वार में शंखनाद किया, तो अब कुमाऊं के हल्द्वानी में राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। दोनों दिग्गजों ने विकास कार्यों का जिक्र कर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफें की। बीजेपी कह रही है कि 2017 के बाद से प्रदेश तेज गति से तरक्की कर रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने 9 वर्षों में जनता को सिर्फ और सिर्फ धकेल कर रखा है। आखिरकार क्या कुछ राजनीति में चल रहा है और आखिरकार इस जनसभा के बाद क्या कुछ समीकरण बदला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रक्षा मंत्री ने जनसभा को संबोधित कर दिया है। आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। 4 वर्षों के कार्यकाल को सीधे धामी सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में धामी का अच्छा काम चल रहा है और सीमाओं की सुरक्षा में उत्तराखंड के वीर भी इसमें पीछे नहीं हटते हैं। धामी ने पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों को जो चिंता सताई रहती थी उसको भी दूर करा। उत्तराखंड विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस विषय पर भी ध्यान केंद्रित किया। प्रदेश को अब विकसित राज्य बनाने में कोई भी अड़चनें नहीं दिख रही हैं। प्रदेश में 2 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। उत्तराखंड की बेटियों ने अपने कार्यों से पूरे भारत का नाम रोशन किया है। देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है और पूरी तरह से पवित्रता का एक संगम बन चुका है। घुसपैठ करने वालों के लिए अब उत्तराखंड में कोई ठिकाना नहीं है। सीएम धामी के नेतृत्व में धुआंधार काम हो रहा है और इसीलिए उन्हें अब धाकड़ धामी नहीं, धुरंधर धामी कहिए। इस तरीके से उन्होंने विशाल जनसभा के बीच अपने संबोधन में इन शब्दों का प्रयोग कहा और उन्होंने कहा कि अब धाकड़ नहीं, धुरंधर कहिए। देखिए, दूसरी तरफ उत्तराखंड में अगली बार 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनाकर रहेंगे, ये भी दावा किया है और इस बार चौका लगाया। 6 साल पूरे होने पर छक्का भी लगाएंगे और अब सीधे गोल सेट है 2027 विधानसभा चुनाव। पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और उनके द्वारा भी हरिद्वार से एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाता है। यानी कि अगर समीकरण को भी देख लिया जाए तो गढ़वाल मंडल को साधते हुए हरिद्वार से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिगुल बजा दिया गया। दूसरी तरफ अगर देख लिया जाए, राजनाथ सिंह भारत सरकार के रक्षा मंत्री जब हल्द्वानी पहुंचते हैं, पूरे कुमाऊं मंडल को साधने की कोशिश की गई। देखिए, एक तरफ गढ़वाल तो दूसरी तरफ कुमाऊं मंडल, दोनों में ही केंद्रीय मंत्री आते हैं, बिगुल बजाकर चले जाते हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस क्या समझ पा रही है या नहीं कि आखिरकार राजनीतिक हलचल क्यों चल रही है। 1 महीने में 2 केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं और 4 साल बेमिसाल की जयकारे लग रही हैं, जो कि कुमाऊं से गढ़वाल तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो आखिरकार चल क्या है राजनीति में, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि धाकड़ नहीं, धुरंधर धामी कहिए, क्यों कहिए, इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी परिचय करवाते हैं। अनुपम जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। और राकेश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और आज चर्चा की शुरुआत अनुपम जी आपसे करूंगी। 4 साल बेमिसाल धामी सरकार के 4 साल हो चुके हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ली जाए, रक्षा मंत्री आ जाते हैं और चुनावी बिगुल बजा जाते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने धामी सरकार के इन 4 साल के कार्यकालों का पूरा जिक्र किया और उन्होंने खूब पीठ थपथपाई और कहा कि ये 4 साल बड़े ही बेमिसाल रहे, इसीलिए इन्हें धाकड़ धामी मत कहिए, अब इन्हें धुरंधर धामी कहिए। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जो सवाल हमारे, जो आपने मुझसे सवाल पूछा और जो टॉपिक है आज डिबेट का, वो दोनों के थोड़ा उसमें थोड़ी सी भिन्नता है, परंतु कहीं ना कहीं दोनों ही जो सवाल हैं वो अपने आप में अहम है। पहली बात कि जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये
4 साल बेमिसाल रहे और इसके लिए पीठ थपथपाई जा रही है। जी बिल्कुल, जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो होता ही है कि सीनियर्स जो पार्टी के होते हैं और जो बड़े नेता, शीर्ष नेता, अगर मैं ये कहूँ कि नेशनली नहीं इंटरनेशनल मुद्दों पर भी जिनकी राय ली जाती है और जो एक बहुत ही तटस्थ और एक बहुत ही शक्तिशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं राजनाथ सिंह जी, जब वे किसी की पीठ थपथपाते हैं तो यूं ही नहीं थपथपा रहे, उसके पीछे सारा डेटा एनालिसिस होता है, उसके पीछे खामियां, उसके पीछे सही कार्य, उसके पीछे कोशिशें और उसके पीछे ईमानदारी, इन सब चीजों को वजूद को लिया जाता है और उसके ठीक बाद है। ही पीठ थपथपाई जाती है। अब बात आ जाती है जो हमारी टॉपिक की है, कहा कि धुरंधर धामी। देखिए क्या होता है, जब ये तो ऐसी बात है कि जब कोई भी भाषण होता है, वक्तव्य होता है, या हम जब आपसी बात करते हैं तो अपने उल्लास को, अपने हर्ष को दर्शाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि धुरंधर उन्होंने बोला है, धुरंधर हमारे यहाँ बोलते थे अगर कोई व्यक्ति स्कूल में अच्छा होता था, पढ़ने में भी, लिखने में भी और स्पोर्ट्स में भी और सब चीजों में अच्छी तरीके से कार्य कर रहा होता था तो उसे बोलते थे यार धुरंधर व्यक्ति है, ठीक व्यक्ति है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से इस शब्द का आजकल प्रचलन हो भी रहा है, बिल्कुल काफी वही मैं कहना चाह रही थी, पिक्चर की इसे वजह से कोरिलेट भी। बहुत किया जा रहा है। जी, जी। तो या तो जब रक्षा मंत्री आए हो तो धुरंधर मूवी उनके दिमाग में चल रही हो और उससे उन्होंने उन कैरेक्टर को सीधे धामी सरकार से कोरिलेट कर लिया, कैरेक्टर्स को तो इसीलिए धुरंधर बोल दिया उन्हें। देखिए शब्द क्या होता है, राजनीतिक जीवन में सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं, इन सब चीजों को देखा जाता है। परंतु इतने बड़े राजनीतिक की अगर बात करते हैं, इतने बड़ा कोई नेता जब बात करता है तो वो बहुत साइलेंटली, हर शब्द उनका नपातुला होता है। तो जब ये आ रहा है तो ये मैं मान सकता हूं कि हाँ, पब्लिक के अंदर जितना अभी उस शब्द का क्रेज है बिल्कुल। उसको इस्तेमाल जरूर किया गया होगा, परंतु उसके पीछे की जो पूरी व्याख्यान है, उसके पीछे का जो सिस्टम है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि अब चौके छक्के आगे की डेट में लगेंगे, तो ठीक है, शब्दों हाँ। का शब्द दूसरे थे, परंतु कहने का मतलब यह है कि हम लोगों की बेस की तैयारी लगभग लगभग पूरी है, लोगों के साथ में कनेक्शन पूरा है, हर घर में, हर दर में हम लोगों के हमारे पास अभी कनेक्शंस हैं, तो इसकी वजह से जो रिपोर्ट कार्ड है वो ठीक है और इसी ठीक है। वजह से उनको धुरंधर धामी बोलना, ये बोलना कि अब बिल्कुल 2027 में बिल्कुल चौके छक्के ठीक है, लगेंगे, ठीक इसकी है। हम आशीष इसको हम जी, सत्य मानते हैं। हाँ आती हूँ आपके पास। देखिए आशीष जी, अब आप समझ गए होंगे कि 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम क्यों है, क्योंकि अब तो धाकड़ से धुरंधर प्रमोशन होया जा रहा है, शब्दों का प्रमोशन हुआ, चौके छक्के लगाने तक की बात हो गई, यानी कुछ तो काम किया है। क्या मानते हैं, इतनी पीठ थपथपाई तो आज तक किसी मुख्यमंत्री की नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने 5 साल का कार्यकाल भी अपना पूरा किया हो तब भी इतनी पीठ नहीं थपथपाई जाती जितनी 4 सालों में ही थपथपाई जा रही। क्या कहना चाहेंगे? जी हल्द्वानी में थे और उनके सामने मुख्यमंत्री जी ने एक भाषण पढ़ा है, अपना पूरा वक्तव्य दिया, लेकिन उसमें भी जैसे अमित शाह जी के सामने भाषण दिया उस समय भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, और आज राजनाथ सिंह जी के सामने भाषण दिया तो तब भी कोई ऐसी बात नहीं आई। मुख्यमंत्री जी तमाम बहुउद्देशीय शिविरों से लेकर तमाम अनेक कार्यक्रमों में जा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपने द्वारा किए गए वो कार्य बताने का काम किया ही नहीं है जो उनकी सरकार ने किए हैं। अनुपूरक बजट चौथे साल में भी लाने की वाली जो सरकार है, ये क्या क्या विकास का कार्य करेगी, क्या बताएगी? क्योंकि ये सरकार ने अब ये आसाम के मुख्यमंत्री की राह पर चल चुके हैं, जहां इनको केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें करनी है, धर्म खतरे में बताना है, और तमाम मंदिरों में प्रवेश को रोकने के लिए जो तमाम रोज नए नए कानून या अलग कमेटियों से बनवा रहे हैं, इससे पता लगता है कि सरकार तो फेल हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और भ्रष्टाचार को संरक्षण करने के लिए मंत्री मंडल पूरा लगा हुआ है। पूरा मंत्रिमंडल लगातार जिस तरीके से, मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी आपके सामने मैंने पहले भी रखा था कि पिटकुल के निदेशक को जब हाईकोर्ट ने हटाया तो उनको बनाए रखने के लिए कैबिनेट ने एक निर्णय पास किया, और उस निर्णय को पास करने के बाद जब प्रेस में भेजा गया तो सिर्फ उसी निर्णय को छुपा लिया गया। तो ये तो इनका भ्रष्टाचार है, गले तक, पूरे गले तक ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो उत्तराखंड की जो क्षमता है उससे भी अधिक लूटने के लिए केंद्र से योजनाएं बनवाते हैं, ठेकेदार साथ साथ चले आते हैं, और मुख्यमंत्री उसमें केवल बस एक विसल ब्लोअर की भूमिका में रहते हैं कि देखिए आपका ठेका हो गया है या नहीं हुआ है, इसके अलावा कुछ चीज नहीं है। योजनाओं का जो बजट है, सबसे पहले वो पहले हमारे हमेशा से लोकतंत्र में क्या होता है कि पहले आप योजना बनाएंगे, फिर उसके लिए बजट लाएंगे, बजट लाने के बाद ठेकेदार आता है, वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी आती है। लेकिन अब जब धामी जी यहाँ बैठे हुए हैं पिछले लंबे समय से, और हारने के बाद भी उनको दोबारा बिठाया गया है, उसका एक ही कारण है
कि वो ठेकेदार पहले आता है, उसके बाद बजट आता है, उसके बाद सरकार योजना बनाती है और मिलता उसी को ये जो बजट लेके आए। तो ये दोनों चीजें इनके भ्रष्टाचार को चरम को जाने की उजागर करती अच्छा। है। जो बीजेपी के सेकंड लाइन लीडर्स हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में तो इनको मौका मिल नहीं रहा है बैठने का, तो अभी जो सेकंड लाइन लीडर्स हैं ये कहीं पेपर चोरी लीक कराने का काम करेंगे, कहीं छोटे मोटे भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग ठीक है। जैसे कामों में लगेंगे। उसके बाद जो फिर इनके तीसरे लेयर के जो लोग बचते हैं, उनके लिए जो भ्रष्टाचार के पैसे से कभी इनको जो इनको छोटा मोटा चूरन मिलता है, कभी गंगा सफाई योजना में, कहीं किसी में। आप गंगा सफाई योजना की बात करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के सब नेताओं को कि एक गिलास पानी हर की पैड़ी से रोज पीकर दिखा दे 15 दिन तक, हम मानने का काम कर लेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसकी जांच जरा एसआईटी से करा लीजिए और कोर्ट के जजों की दस्ता में करा लीजिए। अभी 2 सीबीआई जांच इन्होंने ऑफर की, इन्होंने कहा एक होगी, उसका आज तक पता नहीं है। इन्होंने अंकिता भंडारी के मामले में जो बीजेपी के पूर्व लेकिन विधायक और लेकिन उनकी आशीष पत्नी जी, के अगर बीच के जांच हो संवाद भी से कुछ जाएगी तब सुराग भी तो आप मिले, नहीं मानेंगे ना, तो तो फिर फायदा क्या? नहीं, आप आरोपियों को सजा दे दीजिए, आरोपियों को सजा दीजिए, जेल में भेजिए, पैसे की रिकवरी क्योंकि कीजिए आप ही जो कहते उत्तराखंड हैं कि के ये हिस्से का जांच पैसा था, एजेंसियां बिकी हमें हुई कोई हैं। आपत्ति नहीं है। नहीं, ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? जब भ्रष्टाचार हो चुका है, मैं आपको बताऊंगा कि एक भ्रष्टाचार में 537 करोड़ का ठेका 2 महीने के अंदर उसे 800 करोड़ में कर दिया गया, तो अभी तक भ्रष्टाचारी जेल में क्यों नहीं है? उसका कारण है कि भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आते हैं, जो सरकारी कर्मचारी है वो आरएसएस की शाखा में जा रहे हैं। ठीक उनका है, पोषण करना है, उनको आती बनाए है। रखना है, उनको ठीक छेड़ना है, नहीं है। यही नीति तय हुई है, इसीलिए मुख्यमंत्री के पास बोलने ठीक तक है। के लिए कोई काम नहीं है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब यही है कि 4 सालों में कुछ नहीं हुआ, उल्टा और नर्क में धकेल दिया गया है प्रदेश को, नहीं, क्योंकि आपकी ये पार्टी मेरा कहना नहीं है। नहीं, आपकी ये पार्टी के नहीं, प्रवक्ता अब ये इससे मेरा पहले भी कहना नहीं अपने है। वक्तव्य में ये ये कह चुकी मुख्यमंत्री जी हैं। का कहना है कि उन्होंने कोई काम बताया ही नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ये वाला वक्तव्य आपका है, लेकिन आपके और प्रवक्ता भी इसी चीज को दोहरा रहे हैं कि नर्क में धकेल दिया गया है प्रदेश को 9 वर्षों में, और अब सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबती चली जा रही है। ये बहुत सारे आरोप भी लगा रहे हैं। एक तरफ 4 साल बेमिसाल, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का एक अलग टाइटल चल रहा है 4 साल बेकार। ठीक है, इस विषय पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार बेमिसाल है या बेकरार या फिर पूरी तरह से बेकार है। लेकिन दीपक रावत जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, 4 साल के कार्यकाल को जिन्हें बेमिसाल कहा जा रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजनाथ जी भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, रक्षा मंत्री हैं। आज एज ए रक्षा मंत्री उन्होंने तो यहाँ बयान दिया नहीं होगा, यह बयान तो उनका भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते रहा होगा। तो अपने मुख्यमंत्री की बुराइयां तो करेंगे नहीं इस स्टेज में रहकर, उस मंच में। तो इसमें कोई, लेकिन इसमें कोई टीका टिप्पणी करना कुछ मुझे तो लगता है कि कुछ कहना चाहिए। लेकिन जो एक बात उन्होंने बहुत अच्छी करी, जिस बात पे आपने भी आज ये पूरा डिबेट रखा है, वो धुरंधर। उन्होंने कहा अब इन्हें धाकड़ धामी मत कहिए, इन्हें धुरंधर कहिए। तो धाकड़ शब्द जो था वो मध्य प्रदेश में एक धाकड़ अपना नाम लिखता था, तो जब हम उसका नाम सुनते थे वो किस कृत में पाया गया, और जब यहाँ लोग धामी को धाकड़ बोलते थे तो हमें शर्म आती थी कि धाकड़ क्यों बोला जा रहा है, वहाँ तो उसकी कास्ट धाकड़ थी। तो हमने तो कभी धाकड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, ये भारतीय जनता पार्टी धाकड़ इस्तेमाल करती रही धामी जी के लिए। अब उन्होंने एक नया शब्द दे दिया, धुरंधर। निश्चित रूप से एक बात तो माननी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 4 साल में इतनी गुटबाजी को संभालने के लिए और चतुराई के साथ पिछले 4 वर्षों तक मंत्री पद ना भरना, और उसके बाद अंतिम वर्ष में कांग्रेस के विधायकों को मंत्री पद दे देना, ये एक धुरंधर ही कर सकता है। ये इसके लिए तो वो धुरंधर शब्द बिल्कुल सही, लेकिन वो तो कांग्रेस से परेशान होकर ही बीजेपी में आए हैं ना। देखिए, मैं सिर्फ देखिए जिस पर ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम आज के समाचार पत्र बोल रहे हैं, यूकेडी नहीं बोल रही है। यूकेडी तो सिर्फ कांग्रेस और यूकेडी यही बोल रहे हैं, लेकिन वो तो इन्हीं से त्रस्त होकर बीजेपी में शामिल हुए ना। बीजेपी की नीतियों को उन्होंने पसंद किया इसलिए शामिल हुए, तो वो मंत्रिमंडल में शामिल है। निशा जी, दर्पण का एक दूसरा भाग भी है, वही भाग नहीं है जो आपको अपना अक्स दिखाता है। तो हम दर्पण के दूसरे भाग की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी में जितने भी उनके विधायक जीते हैं 2022 में, क्या उन पर अकाल पड़ चुका है कि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मंत्री पद संभाल सके? विषय भारतीय ये विवेकाधिकार है मुख्यमंत्री का, वो किसे दे? आप आज कैबिनेट उठा के देख लीजिए, 12 सदस्यों में बहुमत कहाँ का है, कौन किस विचारधारा का रहा है, मैं इस बात को नहीं करता हूँ। विचारधारा रात और हम तो पहले कह चुके हैं,
अब विचारधारा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप सिक्का उलट दीजिए, दूसरा सिक्का, नीतियां सेम है, नीतियां बराबर है, क्योंकि जो वैचारिक जो उनके अंदर भिन्नता दिखती थी, वो जब सत्ता पे आते हैं तो सत्ता में वो भिन्नता खत्म हो जाती है। ठीक है, ये अब धुरंधर, एक मिनट दीजिएगा, अब धुरंधर शब्द का इस्तेमाल जब आज राजनाथ जी ने करा तो उन्होंने सही करा है, उन्होंने सही कहा, धुरंधर शब्द का इस्तेमाल कर रखा है। जिस प्रकार से आज की डेट में पूरे भारत उसमें धुरंधर एक मूवी है वो चल रही है, और उसमें कूटनीति का इस्तेमाल करके, जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपने देश की रक्षा करने के लिए जितनी भी साजिशें हैं उनको नाकाम करने के लिए धुरंधर मूवी में नायक करता है, उसी प्रकार हमारे धामी जी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर की सारी गुटबाजी को, बड़े बड़े नेताओं को, उनकी सोच को, उनके मंसूबों को खत्म करते हुए, जिस प्रकार से आज ये जो 2 दिन पहले इन्होंने अपना मंत्री पर उसका विस्तार करा, उसमें जिस प्रकार से चुन चुन के अपने ही लोगों को सेलेक्ट करके आगे बढ़ाया। देखिए भारतीय जनता पार्टी के, जैसे आप कह रही है, मान गया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो थे बड़े बड़े नेताओं को जो साजिश कर रहे थे 4 वर्षों से उनको हटाने की, उनको बंद किया है। तो इसके नाते मुझे लगता है कि जो राजनाथ जी ने बोला है कि धुरंधर है, ठीक है, ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका भी सुन लिया हमने कि आखिरकार धुरंधर क्यों कहा गया होगा। अब राजनीतिक विश्लेषक राकेश मिश्रा जी बताएंगे कि धाकड़ से धुरंधर ये सफर कितना रोमांचक रहा। 4 साल बेमिसाल, एक बड़ा टाइटल दिया गया है। ठीक बात है ऋषि जी, कोई भी उत्तराखंड राज्य में जहाँ चाहे वो कांग्रेस में हरीश रावत जी, विजय बहुगुणा जी का रहा हो, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक जी खंडूरी जी का रहा हो, चाहे आप इधर आ जाइए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी और पुष्कर सिंह धामी जी का रहा हो, तो मुख्यमंत्रियों जितना कार्यकाल नहीं था उससे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों का नाम था। तो अगर इन्होंने 5 साल, जैसे अभी हमारे यूकेडी के प्रवक्ता दीपक रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि धुरंधर तो वो इस मामले में है, और शायद आपकी डिबेट पे मैंने ही कहा था कि जब आप लोग चर्चा कर रहे थे कि अब तो ये जाने वाले हैं, अब तो ये आने वाले हैं, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि चुनाव यही लड़वाएंगे 5 साल। चुनाव इनके चेहरे पे नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव यही लड़वाएंगे। स्पष्ट कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव इनके चेहरे पे नहीं लड़ रही है। चुनाव ये कह दें, चुनाव मानने को तैयार है, चुनाव यही लड़ेंगे, यही लड़वाएंगे। और मैंने कहा था, मैंने बहुत मतलब छोटे शब्द का प्रयोग किया था कि जैसे एक मुंशी जो होता है, अगर वो कोई बड़ी चीज कर लेता है तो ये उसको खिला पाना या उसको हरा पाना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसे जमीन से पता है कि फला आदमी कैसे सेट होगा। अब आइए हमारे कांग्रेस के आज 57% जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है, 57% दीपक जी 57% कांग्रेस के हैं। मैं सोच रहा था कि आखिर ये कांग्रेस पूरे 5 साल तक कोई घोटाला खोल नहीं रही है, कोई मामले नहीं ला रही है। तो फिर जैसे कहता था मैं कि राजनीतिक रूप से ये दोनों एक हैं। आज 57% मंत्रिमंडल जो है वो कांग्रेसी विचारधारा से जो आए हुए लोग हैं उनके पास है। बिल्कुल ठीक है। और वो आशीष भाई सही बात कहते थे कि तो जो दूसरी पंक्ति का नेता है वो कहां है और तीसरी पंक्ति वाला क्या करता है। तो अगर संगठन के व्यक्ति को सरकार में या सत्ता में या उसमें जगह नहीं मिलती है तो मैं ये मानता हूं कि भाजपा के लोगों के भीतर बड़ा सब्र है और वो देश के सच्चे नायक के रूप में काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हास्यास्पद बात जरूर है, लेकिन सीरियस मैटर भी है कि सब लोग हंसी मजाक में लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये चीज समझने में शायद कांग्रेस और यूकेडी देरी ना कर दे और हंसी मजाक में ही समय व्यतीत ना कर दे। ठीक है, इसी पर हम लोग चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे यहाँ पर रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में, और क्वेश्चन आवर में हम धुरंधर धामी पर खास चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार धुरंधर धामी क्यों कहा जा रहा है और आखिरकार जो चुनावी मोड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, इसके जरिए क्या कुछ तैयारियां इस वक्त सियासत में चल रही हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और क्या समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, गहराई से समझेंगे क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक आ चुके हैं। सीरियस होना बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं और ब्रेक से पहले हम लोग राकेश मिश्रा जी से बातचीत कर रहे थे और चर्चा को जारी रखेंगे राकेश मिश्रा जी से। और राकेश मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने 57% की बात करी कांग्रेस पार्टी के
तमाम जिसे कहेंगे विधायकगण, नेतागण सब उसमें शामिल हो गए। लेकिन जब कैबिनेट विस्तार होता है तो बार बार विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है कि उसमें अधिकतम जो मंत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी से निकले हुए मंत्री इसमें शामिल किए गए। आखिरकार इतनी दरियादिली और जिसे कहेंगे कि कांग्रेस के प्रति प्रेम या फिर बाहरी लोगों को ज्यादा इतनी महत्वता क्यों दी जा रही है कैबिनेट में? अपने मंत्री या फिर अपने विधायक क्या कम पड़ गए थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर से जैसे जब लोग आते हैं तो वो बहुत अनुशासित होते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। जैसे घर का बच्चा थोड़ा सा उदंड हो सकता है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो बहुत अनुशासित होते हैं और नए नए आते हैं तो उनके अंदर अनुशासन भी कूट कूट के भी होता है और सरकार के प्रति उनकी अच्छी लॉयल्टी होती है। अच्छा, दूसरी बात, सरकार में जब वो शामिल होते हैं तो वो पूरी तरह से उसी व्यक्ति के प्रति, जैसे धुरंधर नाम ऐसे थोड़ा मिला है, धुरंधर मिलने के पीछे भी कारण यही है कि उनका सत्ता अपने दल के अलावा दूसरे दलों से भी बड़े अच्छे संबंध है। जैसे देहरादून का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव देखिए, पूरा प्रदेश जीत लिए, देहरादून हार गए। आपको क्या लगता है? तो यही तो पॉलिटिक्स है, पूरी पॉलिटिक्स ही यही है, इसी को राजनीति कहा जाता है। इसीलिए उनका नाम आज राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छा नाम दिया, ये धुरंधर धामी है। इनके सामने अपने पक्ष वाले, सत्ता पक्ष वाले या भाजपा वाले बोलेंगे क्या? इनके सामने तो कांग्रेस वाले भी नहीं बोलते, क्योंकि उनके पास भी, अब देखिए, चाहे आप विधायकों की लिस्ट देख लीजिए, 49 विधायकों में 12 विधायक जो हैं वो 12 या 13 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। तो अब आप सोचिए कि जो, जैसे मान लिया रायपुर विधानसभा में कोई भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता मेहनत कर रहा होगा, शुरू से उसने पार्टी को सींचा होगा, बनाया होगा, संगठन खड़ा किया होगा, लेकिन जब विधायक बनने की बारी आई तो शर्मा जी को टिकट मिल गया, कांग्रेस से आए थे। ऐसे ही संगठन में आ जाइए, आपके सामने कई ऐसे प्रवक्ता मिलते हैं जो कांग्रेस से आए हैं। लेकिन राकेश मिश्रा जी, अब तो ये आम सी बात हो जाएगी क्योंकि चुनाव नजदीक है, फेरबदल का दौर और अलग पलट तो अभी देखने को मिलेगा और ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर तो ये अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह नहीं रहे थे कि वो भ्रष्टाचार 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 आखंड में डूबी है। 57% है। ठीक है, आशीष जी, आप ही से सवाल लेती हूँ, और आखिरकार क्या अभी जागने की जरूरत है क्या कांग्रेस यूकेटी को? क्योंकि जिस तरीके से चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, चाहे गढ़वाल मंडल हो या कुमाऊं मंडल, दोनों मंडलों को साधने की कोशिश केंद्र से मंत्री आकर करते हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तमाम तारीफें करते हैं। 4 साल के कार्यकाल और 9 वर्षों के कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की गई, क्या कानून बने, क्या परियोजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में जागृत करते हैं, और वो गूंज पूरे प्रदेश में इस वक्त गूंजती हुई नजर आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश में जो गूंज है वो 1800 करोड़ रुपए की पड़ी, क्योंकि अपनी योजनाओं को बताने के लिए इनके पास कार्यकर्ताओं का शायद अभाव रहा होगा, या वो योजना इतनी प्रभावशाली नहीं होगी, तो इनको 1800 करोड़ रुपए तो मीडिया मैनेजमेंट में खर्च करने पड़े। तो इससे पता लगता है कि इनके पांव कितने कमजोर हैं। दूसरा, मैं राकेश मिश्रा जी की बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस से लोग जा रहे हैं और कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका में है। सरकार के जब हम घोटाले खोलेंगे या कोई गड़बड़ियां या कोई गड़बड़ी अगर हम सामने लाने की कोशिश करेंगे और सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेगी, जैसे धामी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो तभी तो जनता को और आप लोगों को जो समझ में आएगा कि हाँ, एक घोटाला हुआ था, ये कांग्रेस के लोगों ने खोला और इसलिए इनको मतलब पता चल गया, सामने आ गई बात। लेकिन जब पूरी सरकार अपराधियों के और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में ही लगी हो, जब किसी भी जीरो टॉलरेंस तो है, तो आपके विधायक, आपके ही मंत्री क्यों छोड़ कर भाग रही हैं फिर ऐसी सरकार में, जहां पर भ्रष्टाचारी है, जहां पर पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है, जो नर्क में डुबा रही है प्रदेश को? तो आप ही के मंत्री क्यों कांग्रेस को, जो प्रदेश के हित के लिए सोच रही है, उसे छोड़ कर जा रहे हैं? आज भाजपा में 4 प्रवक्ता हैं, 4 में 2 प्रवक्ता नहीं, छोड़कर जाने का केवल एकमात्र कारण है, आप बिना आर्थिक लालच दिए किसी को अपनी पार्टी से में लाने का काम कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के जो पैसे हैं उनका सीधा इस्तेमाल कर रही है।
बिल्कुल सीधा इस्तेमाल विपक्ष है। के लोगों को खरीदने के लिए। उसका ठीक है। कारण बताता हूँ मैं कि क्यों खरीद रही है। वो पैसे अपने कार्यकर्ताओं पर भी तो खर्च करके उनको नेता बना सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। वो उन्हें बिल्कुल। मालूम है कि जो जनता के बीच में लोकप्रिय लोग हैं वो केवल कांग्रेस में ही मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी में तो है नहीं। बीजेपी में तो अकाल पड़ा हुआ है। बीजेपी में आप किसी नेता से बात आशीष जी, करो आप तो जो शब्दों वो का कभी प्रयोग धर्म की कर रहे ठेकेदारी हैं, लेने लगता क्या है, आप कभी जानते सनातन हैं का आप अपनी ठेकेदार बन पार्टी जाता के है। नेताओं को बिकाऊ बोल रहे हैं, जो कि जिनके मुंह पर पैसे फेंके जाएं नहीं, तो वो मैं तुरंत बिल्कुल भागे उनको चले जाएंगे? जी जिस नहीं हमने नहीं। आपने खुद ही बोल आप दिया है। बिल्कुल कहा अब आप जिनको मुझे बताइए, आप क्या नहीं, मैं कह रहा स्पष्टीकरण हूँ ना देंगे इस जिनको विषय पर? नहीं नहीं हमारी पार्टी में जो बिकाऊ थे वो चले गए, जो टिकाऊ थे वो हैं। और इनमें भी अगर आज भी मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, अगर कोई बिकाऊ होगा तो वो अब भी बिक जाएगा। बीजेपी वालों के पैसे से अगर कोई बिकता है तो बिक जाए, लेकिन इतिहास उसे याद रखेगा जो अपने अपनी विचारधारा पर खड़ा रहेगा। ये विधायक बन जाने से नेता नहीं बनते। आज यही उदाहरण तो है, बीजेपी के 47 विधायक होने के बावजूद भी नेता तो नहीं बना पाए ना ये। ठीक है। आप वो नेता बनाते जो उत्तराखंड के पलायन और रोजगार की बात करता, उत्तराखंड के आर्थिक डेवलपमेंट की बात करता। आज कौन है इनके नेता? इनके नेता वो है जो लैंड जिहाद और थूक जिहाद की बात कर रहे हैं। यानी इनके पास बोलने तक के लिए कोई भाषण नहीं है। राजनाथ सिंह और अमित शाह आए ठीक है। तब भी मुख्यमंत्री जी के पास बोलने तक के लिए भाषण नहीं है। तो मैं इन मुख्यमंत्री जी को भी अलोकप्रिय मानता हूं और इनको मानता हूं कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े रक्षक है। और उसी भ्रष्टाचार से अगर ये किसी बिकाऊ कांग्रेस के नेता को खरीद लेते हैं तो ये इनकी उपलब्धि नहीं है। वो बिकने को तैयार है और ये खरीदने के लिए पैसे देने को तैयार है। ठीक है। लेकिन विचारधारा पर टिका हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता जो जनता के बीच में आज भी लोकप्रिय है, आज भी जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, आज भी उत्तराखंड के हित की बात कर रहा है, तो जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं आज वही है। आज आशीष जी, कर्नल आशीष जी, कोटियाल हुआ करते आशीष थे, जी, बड़ी ईमानदारी की बात करते थे। आशीष जी, आज वो भावना पांडे का भी एक रील वायरल हो रहा है। कौन सा वाला रील? उसमें कुछ उल्टी गंगा बहती, जैसे आप कह रहे हो ना कि पैसा देके भाजपा वाले खरीदते हैं, और वो भावना पांडे आज कह रही थी कि वो पैसे देके मंत्री पद लेते हैं। तो ये मतलब हम दोनों बातों में बड़ा अंतर है। नहीं, भावना पांडे एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व है। उन्होंने जो कहा है वो जिस विधायक के लिए कहा, वो विधायक ने मेरा तो सीधा आरोप है, मैंने तो कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी एक बार जांच कराई थी कि 14 करोड़ रुपए देकर मंत्री बनाए। ये मैं हल्का आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री जी एक एसआईटी गठित कर दें, एक एसआईटी गठित, एक दरोगा और 2 सिपाही दे दे मुझे, और उस एसआईटी को मैं सारे सबूत दूं तो 14 करोड़ की रिपोर्ट खुल जाएगी। सीबीआई से लेकिन नीचे दे तो तो बात सही। नहीं करते मैंने हैं। ये बात इसलिए कही क्योंकि ठीक है। आपने कहा कि भाजपा अनुपम जी, खरीदती है। अनुपम जी, आपके जवाब प्रदेश के दीजिएगा ही आप एक इस पर। नेता मैं कहते कह रहा हैं। हूँ, मैं बता रहा हूँ भावना पांडे जी को अपने आती हूँ, मैंने ही आती हूँ, बताया था आती कि हूँ 14 आशीष जी, रुक करोड़ जाइए। रुपए में भावना बिका है, पांडे का बना भी है जिक्र अभी मंत्री, करेंगे, और आज ये से आउट ऑफ 3 साल सिलेबस पहले टॉपिक पैसे हो दिए चुका हुए है। थे। रुक जाइए। मुझे ठीक है। मुझे लगता नहीं कि मुझे आज बोलने की आवश्यकता है। आशीष भाई ने खुद ही सारी चीजें बोल दी हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि तैयारी में या पब्लिक इमोशन में यूकेडी या कांग्रेस कार्य नहीं कर रही। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो एक अच्छी पहल इन्होंने जरूर करी कि इन्होंने जो अभी अध्यक्ष लाए अपने, तो गणेश गोदियाल वो लेके आए। ठीक है, पब्लिक के साथ उनका कनेक्ट अच्छा है, इस पे कोई दुराहे नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई भी चीज ऐसी होती है तो हम लोग भी तैयारी करते हैं। यूकेडी ने भी अपने अध्यक्ष को परिवर्तित किया है, साथ साथ मैंने परिवर्तन नहीं, उनके तो अपना इलेक्शंस होता है, उनका अपना अध्यक्ष चेंज हुआ, और उसके साथ ही में अभी आप देखेंगे कि रेगुलर उनकी जो टीम्स हैं वो सड़कों पे काम कर रही है। लग रहा है अनुपम जी आप भी डोरे डालने में बहुत माहिर हो। मैं बचपन से हूं। ठीक है, परंतु मैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर देखिए ये राजनीतिक तैयारियों की बात करी, क्योंकि आप राजनीतिक विषय में बात करें, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं इनके ऊपर नजर नहीं बना के बैठा हूं या ये मेरे ऊपर नजर नहीं बनाएंगे या कांग्रेस मेरे ऊपर नजर नहीं बनाएगी। कहने की बात ये है, अब जो मेन बात है कि गणेश गोदियाल अब कितनी भी कोशिश कर ले, विश्वास की बात आ रही थी ना कि पब्लिक विश्वास नहीं करती। पब्लिक विश्वास इसलिए नहीं करती साहब कि जब वही पार्टी जिसके एक नेता ने ऐसा कुकर्म किया था कि लोगों को सड़कों पे जलाया था, हमारे साधुओं को सड़कों पे गोलियां मारी थी, इंदिरा गांधी ने जो चोटें लगाई थी, उसकी उन क्राइम्स को ओन आज तक जो पार्टी नहीं करती उस पर विश्वास नहीं आती। सरकार, इन्होंने बोला सरकार फेल है, सरकार उनके लिए फेल है साहब, या उनके लिए फेल हो चुकी है ना। जो मंदिरों को पैसा कब्जाने पे लगे हुए थे, मंदिरों से बोलते थे कि इतना सोना है ये हम ले लेते हैं और इसको हम आगे यूटिलाइज करते हैं, इसके लिए वो उन लोगों के लिए फेल है। और सरकार उन लोगों के लिए भी फेल है जो लैंड जिहाद और लव जिहाद को सही मानते हैं। सरकार उनके लिए भी फेल है जो हिंदू मुस्लिम की टूट कर रहे हैं।
ठीक है, हर जमी भी होता है तो कहते हैं जी हम इन्हीं के नेता थे ना, इन्हीं के नेता थे जिन्होंने बोला था कि जी हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेस पर पहला अधिकार किसका है? अल्पसंख्यकों का है। मैं ये कह रहा हूँ कि रिसोर्सेस पे हर आदमी का जो यहाँ पर पैदा हो रहा है, जो इस मिट्टी का है, उसका अधिकार है। ये बोलने में क्या शर्म आती थी? सरकार उनके लिए भी फेल है साहब, जो मौत में मुद्दे ढूंढते हैं। मौत में इस कदर मुद्दे ढूंढे गए कि मंच पे आके माँ बापों को बोलना पड़ा कि हमने भी, ये हुआ ना, कौन लोग थे, कौन पार्टी थी जो इस तरह की बातें करती थी? सरकार उनके लिए भी फेल है साहब। जो चाइना में मीटिंग करते हैं, जो चाइना में मीटिंग करके आते हैं और दूसरे देशों में, चाइना में मीटिंग करके आए थे ना, इनके नेता थे, वो युवराज थे, वो चाइना में मीटिंग करके आए थे जब कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते थे। और सरकार उनके लिए भी फेल है जिन्होंने ये हिंदुस्तान के खेत, मध्य प्रदेश के खेत और बाकी जगहों के खेत जो है किराए पे चढ़ा दिए थे दूसरे देशों के लिए। और कूड़ा इंपोर्ट करते थे, कभी सुना है आपने कूड़ा इंपोर्ट करने के लिए? ये सारा बन गई थी एक जगह पे। सरकार उनके लिए भी फेल है साहब, सरकार उनके लिए भी फेल है। जिन लोगों ने हर जगह पर, उत्तराखंड की अगर हम बात करें ना, तो सड़कें, आपने बोला था ठेके, कांग्रेस में लेयर सिस्टम होता था, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे, वो राजनीति को समझ नहीं पा रहे। ठीक है। उन्होंने हमेशा उसी तरीके की राजनीति करी है जिसमें कि लेयर सिस्टम होता था। अब वो लेयर सिस्टम क्या था मैं बताता हूँ। इंदिरा आवास योजना होती थी गाँव में, उस इंदिरा आवास योजना में पैसा उसी व्यक्ति को मिलता था जो इनके सफेद टोपी पहने वाले नेता के साथ जाता था डीएम के यहाँ पे, वो पास कराता था। भैंस लेने के लिए पैसा मिलता था, वो पास कराता था। 40,000 मिले तो 10,000 अपने हो गए, 5,000 साहब किसी और को दे दिए। कहाँ से शुरू हुआ? ये कौन लोग थे? 45 साहब, सॉरी मेरे को, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, भैंस क्या, हमारे यहाँ गाय का ज्यादा था। तो अब क्या था कि अब एक और बात बता देते, ठेकों की बात हुई थी। हरीश रावत जी के से बढ़िया कौन जानता है भाई ठेकों को? वो रोडें बनी थी ना, एक आईएसबीटी के पास में भी एक वो फ्लाईओवर बना था, और एक अगर भाई अगर बताए राजीव कॉलोनी की तरफ की रोड बनी थी वो, या पुल बना था जिसमें कि घोटाला आया था। किस कदर का घोटाला आया था और कैसे कैसे पिलर बने थे? ये हरिद्वार से देहरादून कितने सालों तक रहा? समझिए ठेके की जो राजनीति है ना, और ये ठेका तो छोड़िए, टेनिस का ठेका लगा लो ना यार, उसमें तो सरकार डूब गई। अब क्या है ना कि सीन ये है कि जब हम ठेकेदारियों की बात करते हैं, ठेकेदारियों की राजनीति शुरू करने वाली कांग्रेस थी। लेयर सिस्टम ऑफ राजनीति जो थी, संजय गांधी ने उसको बढ़ावा दिया। शुरू वो हो चुकी थी इंदिरा गांधी कांग्रेस से। राजनीति ठेकेदारी की पूरे हिंदुस्तान में चलाने वाले साउथ को छोड़ के कांग्रेस थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो आज जब इतनी सारी बातें हो जाती हैं, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद आशीष जी उसमें बात कर ले, पर आशीष जी ने मेरी बातें पूरी कर दी है। आशीष जी ने ये बोल दिया है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बिकाऊ है, क्योंकि वो उसी तरीके से ट्रेंड होते हैं। आशीष जी ने ये भी बोल दिया है कि अभी भी उनके नेता, ठीक है, अपने नेताओं को तो सम्मान करो यार। ठीक है, और हमारे यहाँ पर जो भी नेता है, अगर पार्टी का डिसीजन, वो सम्मान की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बिक गया वो बिक गया, उसकी विचारधारा बिक गई। मैं कह रहा वो हूँ तो कह रहे हैं पार्टी क्या विचारधारा है? राष्ट्रवाद की विचारधारा, एकमात्र विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा गलत है। ठीक है, अगर ठीक है, गलत है राष्ट्रवाद की विचारधारा, ठीक कर रहे हैं इनके लोग हमारे कोई पास। प्रदेश नहीं इसी से जहाँ के नफरत हो रही है सबसे कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को, से। जब इनके इन्होंने युवराज भाजपा आके की बोल देते हैं कि सदस्यता राष्ट्रवाद जो है, हिंदू जो है वो आतंकवादी है, भ्रष्टाचारी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए, ठीक है, मतलब अगर ठीक है, देखिए ऐसे तो बहस खत्म ही नहीं होगी। एक एंटनी के साथ क्या हुआ? क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है वो जनता के सब समक्ष है, और अभी जो जनता मत दे रही है उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किससे जनता परेशान हो चुकी है और किस पर भरोसा जताना चाहती है। और अब आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में भी ये क्लियर कट हो जाएगा। तो आशीष जी, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। घोटाले किसकी सरकार में हुए, किसकी सरकार में नहीं हुए, वो जनता के सब सामने खुल चुका है। मीडिया से कुछ नहीं छुपता, नहीं, और वो सब समझ आ जाता है। बता दीजिए पिछले 5 साल में क्या एक भी घोटाला नहीं हुआ? ऐसा किसने कहा? ये चाइनीज कंपनी को लेकर यहाँ काम करवा रहे हैं, ये घोटाला नहीं है। मुझे ये बता दीजिए ना कौन सी कंपनी थी, और लेकिन सामने नहीं आएगा क्योंकि इनका भ्रष्टाचार का संरक्षण करने मेरा मन करा कि मैंने घोटाला वो घोषित उनको कर सामने दिया, आने से उसको रोक रही है। अरे पूरी आपके तरह घर से में थोड़ी ना घोटाले बनते हैं, लिस्ट बनती है क्या? महाभ्रष्ट सरकार
देखिए इस आशीष जी, भ्रष्टाचार अब में आप डूबी बोलेंगे हुई घोटाला सरकार हुआ। जांच तक कराने को तैयार आशीष नहीं है ईमानदारी से। आशीष जी देखिए, अब आप बोलेंगे घोटाला हो गया, अरे फिर आप मैं बोलेंगे, कह रहा हूं मेरे पास फिर सब आप कॉपी है। बोलेंगे, इनके पास हमारे सब पास कॉपी फिर है। आप जब बोलेंगे वक्त आएगा तो एसआईटी की एक-एक जांच हो, आदमी का सीबीआई की कलर जांच पकड़ हो, कर लाया जाएगा। फिर उसमें कोई दोषी हर पाया नहीं भ्रष्टाचार जाएगा को तो खोला आप जाएगा। ये बोलेंगे मत सोचिए कि कि आप सीबीआई और मुख्यमंत्री एसआईटी बैठे भी हुए उसी हैं। के साथ शामिल कुछ है। महीने बचे हैं देखिए बस। जांच एजेंसियों को तो सारे बीच में लाना ही भ्रष्टाचारी जेल में नहीं होंगे, है, ध्यान जांच देना, एजेंसियों को हमारी बीच में पॉलिसी फंस नहीं जाएगी। है ठीक पहले है, तो हरीश दीपक रावत रावत जी जी के पास भ्रष्टाचार आऊंगी, अनुसंधान आती हूँ, में काम करें। रुकिए इन्हें पता चलना चाहिए कि कौन भ्रष्टाचारी है, देखिए, अपन अपनी पार्टी में ले लेते हैं। देखिए रुक जाइए, अभी अभी रुक जाइए, चर्चा अभी बहुत ज्यादा जरूरी चल रही है, बहसबाजी में समय जाया नहीं करेंगे। दीपक रावत जी, आखिरकार हम लोग बार बार 4 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं, लेकिन इन 4 सालों में आपको क्या लगता है कि ये 4 साल काबिले तारीफ हैं या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिसकी वाहवाहियां पूरे राष्ट्र में चल रही हैं, पूरे भारत में चल रही हैं, और बाकी राज्यों में भी उसी की सीख ली जा रही है। देखिए निशि जी, जिन निर्णयों को भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बता रही है, आगामी आने वाले 2027 के चुनाव में उन पे चुनाव में जीतने वाले हैं, ये लड़ने वाले हैं। और अगर इतने ही अच्छे थे तो किसी दूसरे राज्य ने अब तक उसको स्वीकार नहीं कराया, अपने राज्य में लागू नहीं कराया, वो जो भी निर्णय हो जो ऐतिहासिक बोलते हैं। रही बात 4 साल बेमिसाल की, तो 4 साल नहीं, पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी के लगाते हैं ना, खाली धामी जी के 4 साल क्यों लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो 10 साल से चली रही है। महिलाओं के प्रति जो उनका अपराध है वो लगातार बढ़ा है, कम तो नहीं हुआ ना। पलायन लगातार बढ़ा। स्वास्थ्य में अभी बजट आया है, बजट में आपने ध्यान दिया, सिर्फ पूरे बजट का 4.5% स्वास्थ्य में दे रखा है। ये इस प्रदेश की स्थिति है, जबकि भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रदेश की सबसे विकट है, जहां पर स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरत है और सबसे ज्यादा बजट में उसकी रिक्वायरमेंट है। अब आ जाइए शिक्षा में। शिक्षा में आप देखिए जो बजट इन्होंने दिया है, जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 826 स्कूल, करीब करीब 850 स्कूल बंद हुए। उस बजट में उनका पुनरुत्थान कैसे करा जाएगा, उनको कैसे से पुनर्जीवित किया जाएगा, उन स्कूलों में बच्चों को कैसे ले जाएगा, इसकी योजना नहीं हुई है। पलायन की बात आप कर रहे हैं, पलायन आयोग को इन्होंने कितने पैसे दिए? सिर्फ 10 करोड़। 10 करोड़ में पलायन रोकने की नीतियां बनेंगी इस प्रदेश में। ये बजट की बात बता रहा हूं। अच्छा, 2014 में जिस कैग की रिपोर्ट को लेकर ये आए थे, उस कैग की रिपोर्ट कहती है, जो पटल में रखी गई अभी बजट के दौरान और सबने पढ़ी, उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे, ना राजनाथ जी ने करी और ना मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि घोटाले हुए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है। क्या मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे? 10 साल से यहाँ बैठे हुए। दूसरा प्रोजेक्ट आपको बताता हूं, मेट्रो, आपने यहाँ पर आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाला हुआ है। 100 करोड़ का घोटाला क्या रिपोर्ट बता रही है? कौन था मुख्यमंत्री इस प्रदेश में? कौन था यहाँ पर मेयर में इस प्रदेश में, इस राज्य में? कौन था? भारतीय जनता पार्टी का था ना। किसकी रिपोर्ट है? विपक्ष रिपोर्ट कर रहा है क्या? कांग्रेस का यूकेडी वो क्या कह रहा है? ये कैग कौन है? ये कैग 2014 की वो रिपोर्ट है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कि कांग्रेस ने कैग की रिपोर्ट, कैग के अनुसार कोल घोटाला हो चुका है। तमाम आपने समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इस बात को फैलाया। आज हम आपसे कह रहे हैं, कैग रिपोर्ट कह रही है, प्रश्नचिन्ह आपकी व्यवस्था पर लगा रही है, आप उसमें चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं मान रहे कि एक तरफ तो आपने गैरसैंण, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी को आपने मात्र कुछ पैसे देकर आपने कहा कि हमने इस पैसों में इनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करेंगे, और स्वयं देहरादून जिसको राष्ट्रीय स्तर की जो योजना है वहां पर आप घोटाला हो गया आपके आंखों के नीचे। मुख्यमंत्री के पांव के नीचे, मतलब बगल में कहूं या पांव के नीचे बोलूंगा कि क्या, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, घोटाला हो गया और आप देखते रह गए। कैग रिपोर्ट, ये इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? तो 4 साल बेमिसाल बोलने से बड़े आपको बताना पड़ेगा कि आप बेमिसाल किस अंदाज में कह रहे हैं। क्या हमारी यहाँ पर जो बेरोजगारी वो कम हो गई क्या? बेरोजगारी के आंकड़े भी उसी मैं प्रस्तुत करूं तो जितने 25,000 28,000 एक हमने रोजगार लगाए, हमने इतिहास बना दिया, उससे 4 गुना तो रिक्त पद हैं अभी भी खाली पड़े हुए हैं। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने अपने सेवा नियोजन कार्यालय में अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि उनके मनस्पत क्या है। तो समस्या क्या है, आप 4 साल में बताइए। चलिए और ढूंढिए, कोई बड़ी इंडस्ट्री आई यहाँ पर? 2 बार आपने यहाँ पर आयोजन करा दिया, आपने समिट करा दिया, कुछ हुआ क्या? आपने 150 करोड़ का बजट बताया ना कि धरातल में कहाँ उतरी है वो? 2018 को जो आपने समिट कराया, 2023 को जो आपने समिट कराया, धरातल में कहाँ है? अगर होगा तो स्वीकार करेगा विपक्ष, लेकिन सिर्फ कागजी जुमलेबाजी करके आप चुनाव में जाना चाहते हैं। और जो आपने ऐतिहासिक निर्णय आप जिन्हें बता रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं, आप उन ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर एक बार चुनाव पे जाइए। स्वयं मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर 2027 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जाने वाली है, हम भी देखना चाहते हैं। लेकिन दीपक रावत जी, आप कह रहे हैं जो मुद्दे सरकार रख रही है उस पर चुनाव नहीं जीता जा सकता,
लेकिन पिछली बार तो इसी के कारण चुनाव में वोट दिया गया ना, क्योंकि ये सब मुद्दे तो मैनिफेस्टो में ऑलरेडी शामिल थे, तो धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आज बैठी हुई है, आप और हम फिर स्टेज में आ जाएंगे, हम इस आप ही के मंच पे उसको उन पे हम वो निर्णय लेंगे। ये उन मुद्दों पे चुनाव नहीं जीतने वाले, नहीं जाने वाले। ये मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव नहीं। देखिए इस पर भी हम ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं। देखिए इस पर भी हम ग्राउंड लेवल पर जाकर जानेंगे कि आखिरकार किस विषयों को लेकर ध्यान में रखकर वोट दिए गए। हम चाहते हैं कि 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इनको आगे करके लड़े। हम तो कह रहे हैं इसी हम कह रहे हैं, और मैं आपके दंगे की चोट पे कह रहा हूँ, ये धामी जी के नाम पे 2027 के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। विपक्ष में रखे बोल रहे हैं साथ को। अच्छा यही बात क्योंकि जैसे ही रखेंगे हम उनकी कमियां बताएंगे। रुक जाइए पश्चिम बंगाल रुक जाइए, आऊंगी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। दीपक रावत जी रुक जाइए, समय कम है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। 10 से 20 सेकंड का आप लोगों को मैं समय दे रही हूँ, फाइनल कमेंट में हम अपना वक्तव्य रख सकते हैं। आशीष सैनी जी आपसे शुरुआत करते हैं, 10 सेकंड में बात रखिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी चुनावी वर्ष शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। जैसे पश्चिम बंगाल का मतदान होगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां से निकलेंगे और सीधा उत्तराखंड की देहरादून में आकर बसने का काम करेंगे। फिर भाजपा इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। वो हिंदू धर्म को खतरे में बताएगी, सनातन को तो खतरा बता ही रहे। अब 4 धाम पर जिस तरह की लगातार अब पश्चिम बंगाल पहुंच गए, बात उत्तराखंड की हो रही है। ठीक है, आती हूँ आपके पास। नहीं बांग्लादेशी आने वाले हैं वहां से। पश्चिम बंगाल चुनाव राकेश मिश्रा जी फाइनल कमेंट। देहरादून में आएंगे। कांग्रेस ने बस लगाई है, लेके आएंगे अपनी गाड़ी पे बिठाकर। कांग्रेस ने बस लगाई है। देखिए बंगाल से लेके अनुपम जी लगाएंगे बस उनके लिए। देखिए समय जाया नहीं करते, 10 सेकंड। राकेश मिश्रा जी देखिए टाइम किल मत कीजिए, रुक जाइए। कुछ विषयों पर अभी सरकार को बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे बेरोजगारी, जैसे पलायन, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी गांवों तक नहीं गया है। इस पे भी कोई भी सरकार आए, चाहे भाजपा की आए चाहे कांग्रेस की आए, क्योंकि अब एक आदत सी है, आगे प्रोग्रेसिव इंडिया है, तो अब लोगों को वो सुविधाएं चाहिए। आज भी अगर 1 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या में जहाँ पे 60 लाख से ज़्यादा यूथ हैं, अगर उसमें हमने 26,000 नौकरी देकर अपनी पीठ थपथपाई है तो मैं इसे बहुत कम आंकड़ा मानता हूँ। ठीक है, अनुपम जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। सभी की आपने बात सुनी, दीपक रावत जी, राकेश मिश्रा और आशीष सैनी जी। क्या लगता है कि अब किस परिवर्तन की उम्मीद आप मान रहे हैं? धाकड़ से धुरंधर प्रमोशन हो चुका है, चौके लगा दिए हैं, छक्के की बारी है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये कोई प्रमोशन नहीं है। सबसे पहली बात है, ये राजनाथ सिंह जी का अपना एक वो उनका प्रेम था। उन्होंने ये बात, मतलब वो हमारे लीडर हैं, सुप्रीम लीडर, जिनके पास में रिजल्ट जाता है, रिपोर्ट कार्ड जाता है। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखा और उन्होंने इस चीज को माना है कि रिपोर्ट कार्ड ठीक है, इसीलिए उन्होंने खुश होकर उन्हें पदवी दी है। इस चीज का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। लेकिन जो बात करी आज यहाँ पर बात हुई है, मिश्रा जी ने जो बात कही है कि मुद्दा एक और है जिसको हम बोलते हैं कि लोगों के रोजगार की समस्या है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हम इसमें अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, नहीं, अभी और चीज की आवश्यकता है। और जैसा कि दीपक भाई ने बोला कि ये सारे मुद्दे होंगे, बिल्कुल रोजगार एक मुद्दा है अनुपम जी, और ये एक बड़ी चुनौती बनके इस बार चुनाव में आने वाला है। रोजगार हो, पलायन हो, ये अभी प्रमुख और मूलभूत मुद्दा बना हुआ है प्रदेश की जनता का। गैरसैंण भी राजधानी के रूप में विकसित होता हुआ मुद्दा इस वक्त नजर आ रहा है और हर साल एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। लेकिन इस बार सरकार क्या कुछ करने वाली है, देखने वाला विषय रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। देखने वाला विषय रहेगा कि 2027 विधानसभा चुनाव कितना बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि धाकड़ से धुरंधर धामी का अब कार्यकाल देखने वाला रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।